हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा थंबनेल पे देखा बिल्कुल वैसे, ठीक है। तो आज हम पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे और पता है पूरे मज़े के साथ, ताकि आपको मज़ा आए। और ये क्वेश्चन सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे। एवरी एग्ज़ाम मतलब जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें सब में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो इसलिए इसे स्किप मत करिएगा और इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और मुझे बताइएगा आप लोगों के कितने सही हुए हैं, ठीक। मैं इसी उम्मीद से बनाता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। और बहुत क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, इनकी खासियत देखो कितने अच्छे और सुंदर लगते हैं क्वेश्चन। पढ़ने के बाद लगता है हाँ, अगर हमने कुछ सीखा है इतने दिन में, हमने कुछ पढ़ा है, तो ही आप लोगों के लिए उपयोगी। अगर आप लोग सिर्फ ऐसे टाइम पास करते तो आपके लिए नहीं, जो पढ़ते हैं। और ये वीडियो यार शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक तो कर दीजिएगा ना। जितने लोग देखते हो उतने तो कर सकते हो यार, इसमें भी दिक्कत है, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हो, इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और कितने 50 पूरे क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। 50 पूरे कराएंगे कंप्लीट आपके। और यह वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कम से कम 500 तो इस पर व्यूअर तो जाने चाहिए यार। कम से कम एक वीडियो पे इतना शेयर करो, इतना तो कर सकते हो अपने ग्रुप पर अपने दोस्तों को, ताकि हमको भी बनाते हुए वीडियो मज़ा आए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ना आपके कितने सही हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। हम कुछ उसके लास्ट में क्वेश्चन आपको देंगे, वो आपको अपने मन से बताना है। इसमें पता बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देखना, आपको खुद इतना मज़ा आएगा। आप सोचोगे कि यार कितना आपका टैलेंट, कितना आपने इतने दिन में पढ़ाई की, ठीक है। और मुझे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने सही किए। और यदि नहीं आपको समझ में आता है, तो आंसर नहीं आता, तो आप गूगल करके बाद में देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको किसी और के क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हो अभी, ठीक। इसके नंबर सीरीज पर मत जाना, इसके ये वाले नंबर सीरीज पर मत जाना, ठीक है। ये सब मिस्टेक हो गया, आगे के पीछे, पीछे के आगे, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इसमें मिक्स हैं। ये एक बात ये भी ध्यान रखना, ये मत सोचना सभी एक हैं। मिक्स जियोग्राफी हो सकते हैं, पॉलिटी के हो सकते हैं, अदर भी एग्जाम के हैं, ठीक है, टॉपिक के। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित में से, एक सेकेंड यार, आप लोग ये भी बताते जाइएगा, ठीक है, कि कुछ अगर गलत है या सही नहीं क्वेश्चन मुझसे हुई है तो वो भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसमें टाइप भी कर दीजिए कि ये है क्वेश्चन, अपने ज़रूर बताइएगा। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो जिस भी टॉपिक के, ठीक है, जिस आपको लगे पूछना वो पूछ सकते हो आप। जैसा कि आप लोगों देख रहे हो, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। पारिस्थितिकी तंत्र समझ रहे हो ना, जहाँ पर एक ही, जहाँ पर मतलब जहाँ प्राणी जाति या मतलब जीव जगत की जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। जो एक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाली वस्तुओं के साथ में जीव जंतु मिलते हैं, विविधता जितनी मिलती है, तो उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो आप बता सकते हो इसका क्या सही होगा। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, बताइए क्या सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसा आप लोग देख रहे हैं इसमें यार दिख रहा है समुद्रिक, ठीक है। कौन सा समुद्रिक, पता सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, तो कौन सा, तो वो समुद्रिक है, मतलब समुद्र में। आपने देखा है, अब वो बोले जाते क्या यार, आपको याद आ रहा, शैवाल है ना, शैवाल हैं, एल्गी हैं, तो वो ज़्यादातर पारिस्थितिकी तंत्र में मिलता है। फिर ये बताइए, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट आंदोलन, क्या है, रेड शर्ट आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। अंग्रेजों के जब छक्के छूट गए थे, नहीं बोलते हैं, उनकी हिम्मतें बिल्कुल उखाड़ के नींव रख दी थी, तो कौन सा रेड शर्ट आंदोलन किसे कहते हैं। रेड शर्ट आंदोलन किसने आरंभ किया था यह, तो आपको पता है, आइडिया लगा रहे होंगे। मौलाना अब्दुल कलाम थे, सुभाष चंद्र बोस थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, और बाल गंगाधर तिलक थे। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्या है, आइडिया आ रहा होगा ना। वही जब आए थे साइमन कमीशन, फॉर एग्जांपल देखना, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जयप्रकाश
नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए रेमन मैग्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया था? कौन सा रेमन मैग्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया था? तो बताइए, 1970 में, 1965 में, 1975 में, 1968 में? कमेंट बॉक्स में अपने बताते जाइएगा, मैं नहीं देख रहा हूँ, क्या मैं देख रहा हूँ, ठीक है। पता लगे आपके कॉन्फिडेंस कितने में कितने सही हुए। तो फिर इसका देखना कौन सा आंसर सही है। ये है कितना, 1965। और इसमें इसकी डिफिनेशन भी बताइए। फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस, कहाँ के? फिलीपींस। स्मृति ने दिया जाता है, वहाँ पर मतलब दिया जाता है। 1957 में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो उसके लिए दिया जाता है। फिर है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाले सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? याद है आपको? बिहार में कहाँ पर मिलती है? पटना में, है ना, हजारीबाग में, पलामू पठार में, मालवा पठार में, अमरकंटक में। अगर आप गेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ है ना। तो कौन सा है? अमरकंटक। कौन सा है? अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर है, इरुला जनजाति कहाँ पाई जाती है? इरुला जनजाति सबसे ज़्यादा पता है कहाँ पर मिलती हैं? जैसे ईस्ट प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट साइड में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, असम या नागालैंड। असम या नागालैंड, पहले का नाम है असम। तो कौन सा है? हाँ, आप इसमें भी देखना, केरल है, तमिलनाडु। इट इज द राइट आंसर। कौन सा? तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत। अब ये आपको, हम तो मानते हैं ये आप 100% करोगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल गुप्त प्रसाद। ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा आपका? कमेंट बॉक्स में बताते चलना कौन सा। श्यामलाल गुप्त पार्षद, है ना, पार्षद। तो कौन थे? झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत तो श्यामलाल गुप्त पार्षद, है ना। फिर पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में है? पीपली घाट दर्रा। आप यहाँ पर ऐसे एक मैप बना सकते हो और एक सेकेंड, ये थोड़ा गलत हो गया है ना, इसको थोड़ा सही बना देते हैं। तो चलो, सही नहीं बना, फिर भी आप बताइए कौन सा है। पीपली घाट दर्रा पूर्वी घाट है ये वाला साइड, या पश्चिमी घाट है ये वाला साइड, विंध्य पर्वत है ये वाला, अरावली है या ये वाला? कौन सा है बताना। कौन सा है? अरावली। अरावली कौन सा घाट है देखना जरा। अरावली कहाँ पर है? अरावली यही ना, सबसे सबसे पुराना ब्लॉक पर्वत है। कौन सा सबसे पुराना है? ये माना जाता है जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तभी। तो कौन सा है? अरावली, है ना, अरावली। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा या कौन भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं? भारत में डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? अब आपको इसमें आइडिया लगा सकते हो, देखना। गंगा नदी, कौन सी? गंगा नदी, ताप्ती, कृष्णा। इसमें आपको एलिमिनेशन करना है। क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन, ठीक है, यानी कौन सा? हटाने का मेथड। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये मान लो ये गंगा गई, ठीक है, यहाँ से ये यमुना गई है, इधर से महानदी, गंडक, कोसी, महानंदा सभी आई हैं, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी है। अब ये बताना, गंगा तो ये ठीक है, लेकिन ताप्ती कहाँ पर है? ताप्ती कहाँ पर है? ताप्ती ये है, इधर निकली है। फिर इधर कौन सी निकली है? कृष्णा, ये यहाँ पर है। और गंगा, महानदी, नर्मदा कौन सी है? तो आप आइडिया लगा सकते हैं, ये नर्मदा है यहाँ पर। कौन सी? मैं पेन चेंज करता हूँ, ये कौन सी है? ये नर्मदा है।
और ये नर्मदा कहाँ है, ये अमरकंटक से होते आती है, ठीक है। अमरकंटक कहाँ है, ये इसमें है सतपुड़ा में, मध्य प्रदेश में। और ये महानदी, महानदी आपकी ये इधर, महानदी ये आपकी यहाँ आती है, ये है यहाँ पर महानंद है, महानदी। फिर नर्मदा ये है, तो इट मीन्स ये भी नहीं हो सकता। कावेरी कौन सी है, गंगा कौन सी है नदी, तो गंगा ये है, महानदी यहाँ है, कावेरी है यहाँ है, यहाँ है। फिर ताप्ती, नर्मदा, अब आप आइडिया लगा सकते हैं कौन सा है, देखना कावेरी कौन सा है, सी ऑप्शन है, कौन सा, सी ऑप्शन, कावेरी, गंगा, महानदी, है ना। तो आपको ये भी आइडिया लग गया होगा, कावेरी यहाँ पर है, महानंदा है, फिर ये गंगा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आकर मिलती हैं। फिर आप बताना यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा। भारत के पश्चिम समुद्री तट पर वर्ष भर मानसून, किस वर्ष मानसून होती है, मतलब भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर, पश्चिमी समुद्री तट पता है आपको कौन सा है, समुद्री, पश्चिमी समुद्री तट, तो पश्चिमी समुद्री तट यही तो है, ये साइड वाला। किस वर्ष किस मानसून से वर्षा होती है, तो किस मानसून से, तो एक तो पश्चिमी समुद्री तट पूछ रहे हैं, तो पश्चिमी समुद्री तट कहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर तो हमारा पाकिस्तान मिल जाता है ना, तो ये स्थल हो गए, तो समुद्री तट कौन सा बचता है, ये वाला है ना। यहाँ पर कौन सा है, और अरब सागर है ना, अरब सागर है, तो अरब सागर है। तो यहाँ पर कौन सा मिलता है, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्व, तो उत्तर पूर्व। अब आपको एक जरा मैं बता देता हूँ, शायद पता हो लेकिन बहुत लोगों को नहीं, ये पूर्व साइड हो गया ना, और ये कौन सा हो गया उत्तर, और ये कौन सा हो गया पश्चिम, है ना। तो ऐसे नक्शा बनता है, तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाए, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ठीक है। हमेशा नक्शा ऊपर को बनाना। अब यहाँ पर देखना, समुद्री तट पर वर्षा किस वर्ष होती है, तो आपको पता है दक्षिण पश्चिम मानसून ये आता है कि नहीं, जून में आता है, 15 जून से आना प्रारंभ करता है, या 1 जून से, तो कहाँ से, यही तो है। और कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर तो स्थल है, इधर से तो पूर्वी आएगा, पूर्व सिरा है, पूर्व दक्षिण और पूर्व उत्तर, है ना, तो ये नहीं होगा। अरे यार मेरा नहीं, आपको काम है बताना, मेरा नहीं, तो दक्षिण पश्चिमी, है ना। अब अगला क्वेश्चन बताना आप, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है, भूरा कोयला बताना, लिग्नाइट को, एंथ्रासाइड को, बिटुमिनस कोक को बताना। तो इसका सही आंसर कौन सा है, लिग्नाइट, है ना, कौन सा है, लिग्नाइट, ये लिग्नाइट रहा। फिर अगला क्वेश्चन बताना, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है, वात्सल्य मेला, ठीक है। आपको मैं मैप के साथ में बताता चलूंगा ताकि आप लोगों को मजा आएगा, और मैप भी आपका सही होता जाएगा, ठीक है। और फिर मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको मैप समझा दूंगा ऐसे कि आप कभी नहीं भूलोगे, मज़ा आ जाएगा आपको। कभी भी कोई भी मैप हो आइडिया लगा सकते हो कहाँ क्या है। तो फिर वात्सल्य मेला कहाँ लगता है, चंडीगढ़ में लगता है, चंडीगढ़ में, बेंगलुरु, भोपाल, नई दिल्ली, कहाँ लगता है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताना, नई दिल्ली, है ना, नई दिल्ली। फिर निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में, किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, महाद्वीप मतलब समझते हो, 7 महाद्वीप हैं, कितने हैं टोटल अर्थ में, मैं आपको एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, मैं आपको समझाने, अब इस बार क्या करेंगे, एक मैप जरूर डाल दिया करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझाना ईजी हो जाए। एक सेकंड रुकना, मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा देखता हूँ शायद समझा सकूँ, आप लोगों को समझाने में सक्षम हो जाऊँ, ठीक है। मुझे बताना, मुझे बताना एक कौन सा है, ये इधर ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, पूरे 4 खांचे बना रहे हैं हम, ठीक है, हिम्मत। महाद्वीप यहाँ पर कौन सा हो गया, उत्तर अमेरिका, है ना, उत्तर अमेरिका हो गया। फिर यहाँ कौन सा है, उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका हो गया। फिर यहाँ पर कौन सा है, ये हो गया अफ्रीका, है ना, अफ्रीका चारों गोलार्ध में आता है। और यहाँ पर कौन सा है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और यहाँ आर्कटिक। कितने हो गए, 4 दिन 7 हो गए ना। अब ये बताना, ठीक है, वो फिर मैप में आपको समझाऊंगा। फिर बता, किस महाद्वीप में मरुस्थल
नहीं है, मरुस्थल जहाँ पर डिजर्ट नहीं, डेजर्ट। एशिया में तो बहुत ज़्यादा है, यूरोप में, हाँ ये आइडिया लगा सकते हो, और ऑस्ट्रेलिया, ये भी एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बताना ज़रा। तो यूरोप है ना, क्योंकि यूरोप आपका कहाँ आता है, यूरोप ये साइड आता है, ये साइड आता है ना, तो ऊपर का साइड आता है, कौन सा, ये साइड आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर यार ऐसे ऐसे कर दो, ठीक, पृथ्वी को 4 भागों में बांट दो। तो यूरोप यहाँ पर क्या ज़्यादातर है, यहाँ पर ज़्यादातर मौसम ठंडा रहता है, तो यहाँ पर मरुस्थल कहाँ से होंगी, मरुस्थल तो वहाँ होंगे विषुवत रेखा के पास। फिर सहभोजता क्या है, व्हाट मीन्स ऑफ द सहभोजता, बताना जरा क्या है। सजभोजी लाभान्वित होता है, क्या होता है, या परपोषी लाभान्वित होता है। सहभोजी, परपोषी, मतलब परपोषी वो होता है जो दूसरे पर आश्रित होता है, सहभोजी होता है जो स्वयं भोजन बनाता है, स्वभोजी है ना। तो कौन सा आंसर सही है, पता है कौन सा है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, कौन सा है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एनवायरनमेंट कह रहा है, कौन सा है, एनवायरनमेंट का, ठीक है। तो ये बताना कौन सा है इसमें, या कोई नहीं, तो ये देखना कौन सा, सहभोजी, एक जाति को दूसरे से लाभ हो, क्या एक लाभ से दूसरे को लाभ हो, या दूसरी जाति को पहली ना तो कोई लाभ हो, पहली से ना तो कोई लाभ हो, दूसरी जाति को पहली से ना तो कोई लाभ हो और ना ही कुछ, ना ही कोई उसे हानि हो, तो सहभोजता कहलाता है। मतलब कैसे, देखना जरा, मैं आपको समझाता हूँ। एक जात जैसे है, मान लो, ठीक है, दूसरी जात से उसको कोई लाभ ना हो, दूसरी जात से, जैसे एक एग्जाम्पल मान लो, इसे जैसे ये पेड़ है, ठीक है, ये घास का पेड़ है यहाँ पर, और ये टिड्डा है, ठीक है, ये टिड्डा है इसे मान लो, ठीक है, यार चित्र नहीं बनाता इतना बुरा कुछ नहीं, ये टिड्डा है। अब ये बताओ, इस पौधे को इससे क्या लाभ है, कोई लाभ है, टिड्डे को इससे लाभ है, ठीक है, इससे लाभ, ये इसको खा सकता है, तो इसे क्या कहते हैं, मतलब दूसरे वाले को पहले वाली से कोई लाभ नहीं हो, या इसको इसको इससे कोई लाभ नहीं, तो ये चीज़ है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता आप समझ सकते हो कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होता है, प्राथमिक उपभोक्ता इकोलॉजी एनवायरनमेंट का है। आप क्वेश्चन अगर देखेंगे कभी उठाकर तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट का। ये पेड़ है एक, मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक टिड्डा है, कि टिड्डा टिड्डा क्या लेकर आए हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बहुत मस्त सब्जेक्ट है ये, कभी आप पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा, फिर बताना। तो यार ये कुछ अच्छा नहीं बना ना, ऐसे ऐसे मैं कर देता हूँ, ठीक है, मानते हैं, ताकि समझ में आना चाहिए क्या बना रहे हैं, या चील बिला हुआ है ना, तो पता लगे कि कुछ कुछ। तो ये मान लेता हूँ मैं, क्या है, टिड्डा है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है बताइए, प्राथमिक उपभोक्ता पहले तो ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, लेकिन इसको पहले कौन खाएगा, तो ये खाएगा, कौन खाएगा, मेढक दिया है इसमें, टिड्डा दिया, पादप दिया है, तो इसमें कौन खाएगा, अब आप बता सकते हैं आंसर, शेर है, मेढक है, कुल मिला के कौन सा है, तो ये नहीं होगा, इसमें बता देना ना, ये होगा, ठीक है, आप आइडिया लगा सकते हैं कौन होगा। सॉरी, हाँ यार, ये कौन सा है, हिरन, क्योंकि पादप को कौन खाएगा इसमें, क्योंकि टिड्डा दिया नहीं है ना, क्योंकि इसमें टिड्डा नहीं दिया, टिड्डा टिड्डा हमने दे दिया था, इसमें टिड्डा नहीं दिया, तो इसमें घास कौन खाएगा, मेढक तो मांस खाता है, शेर भी मांस खाता है, घास खाने वाला बचा ही कौन, ठीक है, तो वो बचा हिरन, ठीक है, तो कौन सा, हिरन, ठीक है, टेंशन मत लेना यार कभी कभी। नींद का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ये रहा बहुत मस्त सब्जेक्ट, बताना जरा, नींद का किसमें रहा, साइकोलॉजियन, किसमें किसमें अध्ययन किया जाता है, एस्ट्रोलॉजी, एगेस्ट्रोलॉजी, या पोमोलॉजी, या हिम्प्रोलॉजी, किसमें किया जाता है, बताना। ये रहा आपका हिम्प्रोलॉजी, किसमें, हिम्प्रोलॉजी में किया जाता है, किसमें, नींद का अध्ययन, हिम्प्रोलॉजी, याद करते चलना। चावल का प्राचीन नाम क्या था, व्हाट मीन्स ऑफ द चावल, राइस है ना, चावल कुछ भी बोल सकते हैं यार, आप लोग चावल तो देखे ना, मज़े आ रहा है ना,
उधर कमेंट बॉक्स में लाइक करते चलना है। क्या है यार, लाइक तो करते चलो, लाइक कर दो पहले, ठीक है, फिर वीडियो देखो। लाइक कर दो, नहीं तो भूल जाते हो आप लोग। सब्सक्राइब भी कर दो अगर नए आए हैं, ठीक है। तो बताना, मज़ा आएगा ऐसे वीडियो में। आपको सभी सब्जेक्टों को पढ़ाऊँगा, समझाते भी। चावल का प्राचीन नाम क्या था? अब प्राचीन नाम क्या समझ सकते हो आप? इसको क्या कहते थे? गोधूम को गेहूँ, ठीक है। अगर कोई नहीं पता तो एलिमिनेशन कर सकते हो। फिर क्या कहते थे, तो आप इसमें भी आइडिया लगा सकते हो। कौन सा है? वही। क्या है? वही। क्या है? वही। वही आंसर है, ठीक है। चावल को पहले क्या कहते थे? कितना डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है? विषुवत रेखा आपको पता है? बताऊं जरा, ठीक है। मैं आपको समझाता भी चलूँगा ताकि आप लोगों को मज़ा आए। जिसको पता है, मानते इसमें बहुत लोग होंगे जिनको पता होगा, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता होगा। मैं चाहता हूँ उन लोगों को भी समझाना। अच्छा समझता हूँ कि उन लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए। एक सेकेंड, ठीक है, ताकि ये समझ में आ जाएगा, ताकि फिर समझ में पढ़ाने का मज़ा भी आप लोग बताना कितना समझाने में सक्षम रहा, ठीक है। तो ये रहा, ये मान लेते हैं। एक सेकेंड, ये रहा विषुवत रेखा। कौन सी? 0 डिग्री। क्या है ये? 0 डिग्री है विषुवत रेखा, या भूमध्य रेखा कहते हैं। फिर पूछ रहा अक्षांश को विषुवत रेखा से कितनी दूरी है? अब ये अक्षांश क्या होता है? अक्षांश क्या होता है? ये अक्षांश है ना, जितने क्षैतिज होते हैं ये अक्षांश होते हैं, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, ये मत कहना कि। तो ये कुछ दूरी, जैसे मान लो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो कितनी दूरी पर है, यही वो पूछ रहे हैं। क्या है? अक्षांश कितनी दूरी पर है, तो ये आप बता सकते हो। बताओ ये क्या है? ध्रुव हमारा है। 180 डिग्री कितना डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा से है, ठीक है। अब ये नहीं, ध्रुव वाला नहीं पूछना ना कुछ, ये पूछा अक्षांश की दूरी कितनी है विषुवत रेखा से। ये हो सकता। अब आप इतना तो समझ सकते हैं ना, सभी बता दूंगा तो फिर क्या मजा आएगा। 90 डिग्री है, कितना है? 90 डिग्री है, 80 डिग्री है, या 0 डिग्री है? क्या है? कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यार, मज़ा आ जाएगा। 0 डिग्री है ना। क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बताइए, सुनहरी क्रांति किसे कहते हैं? वाह क्या बात है, सुनहरी क्रांति। सुनहरी, आपने चावल तो सुना होगा ना। सुनहरी क्रांति किसे कहते हैं? कुछ ऐसे मतलब, आर यू गेस नाउ? सुनहरी वो वाला नहीं, मतलब मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। तिलहन उत्पादन, फलों के उत्पादन से, सब्जियों के उत्पादन से तिलहन के। तो आप इससे एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, बताना कौन सा? फलों के उत्पादन से। क्या? सुनहरी फलों के उत्पादन से। फिर नेक्स्ट आइए, त्योहारों का नगर। त्योहारों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है? त्योहारों का नगर। अच्छा एक चीज़, आपको बोरिंग लग रहा हो, अगर लग रहा हो कि मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, तो आप स्पीड इसकी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, गूगल पे जाकर। अब वो तो नहीं बताना, इतना तो पता होगा आपको कि कहाँ से होगा, तो बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। परेशान मत होइए, हम लोग ऐसे सीखेंगे ताकि कभी भूले ना, दिमाग में इमेज बन जाए। त्योहारों का नगर, सबसे ज़्यादा त्यौहार किस शहर में होते हैं? तो मदुरई में। आइडिया कर सकते हो मदुरई कहाँ पड़ता है? काशी, हरिद्वार, वाराणसी। तो कहाँ है? मदुरई। मदुरई कहाँ पर पड़ता है बताओ? मदुरई तमिलनाडु तरफ ना। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम यार, चलो मैं बता देता हूँ। उत्तर पश्चिम है ना, उत्तर पश्चिम कौन सा है? तो उत्तर पश्चिम का सिरा ये है, उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये वाला सिरा उत्तर पश्चिम आएगा, ये वाला कौन सा आएगा? दक्षिण पश्चिम है ना। पश्चिम सिरा तो रहेगा, लेकिन दक्षिण पश्चिम कोना ना। तो बताना, दक्षिण पूर्वी रेलवे मुख्यालय को क्या कहा जाता है? अब ये भी ध्यान रखना, जयपुर कहा जाता है, इलाहाबाद कहा है, वाराणसी, मुंबई। अब मैं आपको एक चीज़ ज़रा बताता हूँ, यहाँ पे आइडिया ध्यान देना, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैप भी बनाना आ जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे आप बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। अब जयपुर कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान मान लो, क्या है? ये जयपुर है यहाँ पर। और इलाहाबाद कहाँ? इलाहाबाद आपका ये उत्तर प्रदेश में है।
फिर वाराणसी कहाँ है, वो भी आपको यहीं आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में ही। फिर मुंबई कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम पूछ रहा ना, मुंबई तो ये है ना महाराष्ट्र, तो दैट इज, अरे यार मैं क्यों बता रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर क्या दिया है, उत्तर पश्चिम रेलवे है ना, उत्तर पश्चिम रेलवे। तो यार ये यहाँ पर मुंबई नहीं आएगा, ये दक्षिण में आ जाएगा, सॉरी कहाँ आ जाएगा ये दक्षिण में आ जाएगा, क्योंकि ये मुंबई दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम बता रहा था ना, उत्तर पश्चिम में पूछ रहा है, तो कौन सा है जो नज़दीक, जयपुर है ना, ये जयपुर है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यही इसके नज़दीक में पड़ता तो यही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी कौन सा है, जयपुर। फिर अगला क्वेश्चन बताना कौन सा है, पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं। मतलब पौधे और जंतु जो होते हैं, पाए जाने वाले लक्षण क्या हैं, उनमें कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो आवास विशेष में रहने योग्य उन्हें बनाते हैं, कि वे आवास में रहने योग्य हो जाते हैं। सहोपकारिता होता है, सहजीवी होता है, अनुकूल होता है, इनमें कोई नहीं। अब सहकारिता, सहोपकारिता क्या होता है, सहजीवी क्या होता है, अनुकूल क्या होता है, तो आप इसे इकोलॉजी इन्वायरमेंट में पढ़ सकते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो बताना, मैं ही आपको पढ़ा दूंगा किसी दिन, कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, ये पूरे फैक्ट वाइज आपको क्या होता है इसका मतलब, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो कौन सा होता है जो आवास लायक उन्हें बनाता है, अनुकूल होता है। क्या होता है, अनुकूल। मृदा, जल, वायु किस आवास के घटक हैं, अब ये बता देना, किस आवास के घटक जैव के हैं। जीव, जैव मतलब क्या होता है, जीव जिसमें जान होती है। जैव क्या होता है, पत्थर होता है, मतलब पत्थर इसलिए बताना ताकि, अब पत्थर की जगह लकड़ी भी तो हो सकती है, सूखी हो सकती है, तो उसमें जान कहाँ होती है ना, फिर कहोगे, या दोनों। अब देखना, अब ये क्वेश्चन बड़े मज़ेदार का है, मतलब देखना कितना मज़ेदार है, क्योंकि इसमें एक दिया नन है ना, और इसमें दोनों दिया, बोथ आर टू है ना, बोथ दिया है। अब पूछा मृदा, जल और वायु। अब ये बताओ, अजैव, जैव किसके घटक हैं, किसके घटक हैं, तो ये आप आइडिया लगा कर बता सकते हो, किसके, बी, अजैव के। फिर निम्नलिखित में कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है, क्या है, तंत्र। अब बताना, ये शायद क्वेश्चन एक बार आ चुका है, मैंने रिपीट कर तो नहीं रहा। सबसे ज़्यादा किस पारिस्थितिकी तंत्र, यानी तंत्र, पृथ्वी पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र उसे कहते हैं जिस जगह पर रहने वाले जीव जंतुओं का एक पूरा का पूरा क्या होता है, पर्यावरण या तंत्र में या सिस्टम में रहते हैं, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जहाँ पर ज़्यादा अधिकता विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी। तो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है, तो क्या है, घास के मैदान, मरुस्थल, पर्वतीय और समुद्री। आप इसमें आइडिया लगा सकते हो कि घास कहाँ नहीं होगी, जहाँ पर मरुस्थली होगा या जहाँ बर्फीली नहीं होगा, मरुस्थल तो सब जगह है नहीं। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सा है, तो पर्वतीय क्या होगा, पर्वत या समुद्री, तो आप समझ सकते हो कौन सा होगा, समुद्रिक है ना, समुद्री, क्योंकि 70% पर पानी पाया जाता है ना, 70% या 91, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। फिर रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, या पौधे को कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, रेगिस्तान में हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, होलोफाइट, मोसोफाइट, क्या कहते हैं, तो जीरोफाइट, क्या कहते हैं, जीरोफाइट। जीरो मतलब शून्य, ऐसे मानो, मतलब जो कुछ नहीं वहाँ पर, तो ऐसे मरुस्थल है तो क्या होगा। लवणीय मृदा उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, लवणीय मृदा, लवणीय मतलब नमक की मात्रा, क्या होती है, नमक की मात्रा में पूछते हैं। नमक की मृदा, नमक मृदा में उगने वाले जिसमें नमक होता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, होलोफाइट। तो आप बताना कौन सा है, होलोफाइट है ना, होलोफाइट, कौन सा है, होलोफाइट, सॉरी।
होलोफाइट। फिर बताना निम्न में कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, किसी मनुष्य का नहीं। गेहूं ये भी प्रकृति का है। गेहूं का खेत तो यार व्यक्ति ने बनाया है। आम का बाग ये भी। घास का स्थल किसने बनाया, आदमी ने बनाया। एल्गोरिम तो क्या है, घास का मैदान, क्योंकि खेत कहीं ना कहीं व्यक्ति ही जोतता है, बाग कहीं आदमी ही लगाता है, क्योंकि वो हर जगह तो होते नहीं बाग। घास के स्थल वो तो बिना लगाए ही हो जाते हैं। तो ये आइडिया लगा सकते हो। लघु वर्धन काल का जीवोम क्या है, लघु वर्धन लंबे समय का, ठीक है। जीवोम सवाना है, सवाना कहाँ मिलता है बताना जरा। नॉर्थ अमेरिका। टैगा ये यहाँ पर मिलता है। अच्छा एक मैं आपको पिरामिड बना के समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या मिलेंगे, उष्णकटिबंधी, ठीक है, पर्णपत्ती, उपोष्ण होंगे, फिर उष्ण होंगे, फिर क्या होंगे, टैगा होंगे, फिर क्या होंगे, टुंड्रा होंगे, है ना। तो ऐसे 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 बना सकते हो। ऊपर जाने पर क्या होती है, ये पिरामिड ऐसे ऊपर जाने पर क्या होती है, आबादी घटती है किसी जानवर या पक्षी की, ठीक है। तो ये आप बात समझना, ऊपर बर्फ होता है तो क्या होगा, चेपल। आप समझ सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं। टुंड्रा, ठीक है। फिर प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है, जिसमें प्रकृति का ज्यादा क्षेत्र है, कौन सा। सदाबहार वन, शंकुधारी वन, पतझड़, तैगा। अभी आप आइडिया लगा सकते हो, पतझड़ ज्यादा है या शंकुधारी वन है या सदाबहार वन है। सदाबहार वन समझते हो, जहाँ जिनके पत्ते कभी झड़ते नहीं, एकदम से साफ नहीं होते हैं, है ना। तो वो चीज़, तो पतझड़ है ना, पतझड़, क्योंकि वहाँ वो ज़्यादातर भूमि पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है, क्या कहलाता है। दक्षिण अमेरिका का जो चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है, जो चौड़ा है। सेल्वा, पंपास, पेरी, स्पीस। अब देखना बताना कौन सा है। पंपास है, कौन सा, पंपास। अब आपको जरा मैं बता देता हूँ मैप में। ये अमेरिका है, नॉर्थ, उत्तर अमेरिका, नॉर्थ है ना। और ये कौन सा है, ये कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। जुड़े हुए हैं, दक्षिण अमेरिका द्वीप हैं, देश मत समझना। पंपास। शब्द कैवल्य किस धर्म से जुड़ा है, कैवल्य समझ गए होंगे, बौद्ध, सिख, जैन। नीचे वाले दो छोड़ सकते हो, क्या है, जैन। फिर बताना किस सिख गुरु को औरंगजेब ने इस्लामा न कबूल करने पर क्या किया, हत्या कर दी। तेग बहादुर, अंगदेव, अमरदास, गुरदास। इसमें भी आइडिया लगा सकते हो, गुरु तेग बहादुर। कौन से, गुरु तेग बहादुर। अंगद देव को किसने मारा था, बताना जरा कमेंट बॉक्स में। विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस। वर्ल्ड रेडियो डे विच सेलिब्रेट ऑफ द वर्ल्ड रेडियो डेज किस दिन मनाया जाता है। 13 फरवरी, 23 फरवरी, 22 फरवरी, 16 फरवरी। तो कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा होगा। तो ये कौन सा है, 13 फरवरी। कौन सा, 13 फरवरी। कहते हैं सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। भीड़ में है सभी, तुम निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, या किसी के वास्ते राहें कहाँ ठहरती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। मज़ा आएगा आपको, बस बने रहना, फिर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है, 13 फरवरी। फिर है विश्व एनजीओ दिवस मना। एनजीओ मतलब क्या होता है, एनजीओ मीन्स क्या होता है, किसको पता है बताना जरा कमेंट बॉक्स में, पता तो हमें भी लगे। नॉन गवर्नमेंट
क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब गैर लाभकारी या गैर सरकारी संगठन, ठीक है। 18 फरवरी या 20 फरवरी या 27/10 कौन सा है, बताना जरा। तो ये कौन सा है? 27 फरवरी को। 27 फरवरी को क्या मनाया जाता है? एनजीओ। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है, ये बताना। सर्वप्रथम सोने का सिक्का गुप्त काल को, हिंद यूनानियों को, कुषाण को, चोल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोने का सिक्का आप आइडिया लगा सकते हो मध्यकाल में। यूनानी को, कौन सा? यूनानी। यूनानी कब आए थे? यूनानी आए थे 16 में, है ना, 60 शताब्दी सेंचुरी आसपास, जब बुद्ध धर्म को जो पेंटिंग का ज़्यादा एक सजीव वर्णन किया था, मतलब ज़्यादातर उसमें आकृतियों को क्या किया था, ज़्यादा सजावट की थी, ज़्यादा उनकी पॉलिश को, पेंट को ज़्यादा महत्व दिया था, सजावट को। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? सोने के सिक्के किस काल में? गुप्त काल में, गुप्त काल, पाल वंश, गुप्त जो वो थे, उनका क्या नाम है यार, जरा बताना। गुप्त वंश के स्कंदगुप्त, कुछ ऐसे नाम है ना। मौर्य वंश, कुषाण या राष्ट्रकूट, किसमें चलाए गए थे? तो गुप्त काल में। किसमें? सोने के सिक्के चलाने से पहले कुषाण शासक कनिष्क द्वारा चलाए गए थे, ठीक। तो मतलब पूर्ण रूप से किसने चलाए थे? गुप्त काल ने। लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के जो सबसे पहले कुषाण और कनिष्क ने। कुषाण कनिष्क कहाँ थे? ये वाले एरिया में आते हैं भारत में, ठीक है। तो कौन से था? तो गुप्त वंश ने, ठीक है। पहले की बात पूछ रहा, ये नहीं पूछा पूर्ण रूप से। रंगा स्वामी कब किस खेल से संबंधित है? रंगनाथ मत समझना, तिरंगा मूवी वाले, है ना, कहीं वहाँ निकल जाना। रंगनाथ नहीं कहते हैं, रंगनाथ, प्रलयनाथ, है ना कुछ। रंगनाथ कब किससे है? तो खो खो, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, किससे है? तो वो है हॉकी से। किससे? हॉकी से आपकी। अच्छा, भारत का जो खेल है कौन सा है? राष्ट्रीय खेल कौन सा है भारत का, बताना जरा कमेंट बॉक्स में आंसर। जूना खां का निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक नाम था? जूना खां। जूना खां कौन था? नसरुद्दीन महमूद, औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ये आप बता सकते हो। इधर कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें अपने चाचा को मार दिया था। दोहरी शासन की नीति किस गवर्नर द्वारा चलाई गई थी? दोहरी शासन की नीति कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ये क्या थे? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग कौन थे? वारेन हेस्टिंग 73 में आए थे ना, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आया था? 1773 में, है ना। डलहौजी राज हड़प ने 1848 में, 49 में, 50 में, 52 में, 53 में राज हड़प नीप। कौन कौन से? सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर, है ना। ये सब क्या हड़पे थे? लॉर्ड रिपन, डलहौजी, लॉर्ड बेनेजली, सहायक संधि। याद आ रहा कुछ? दोहरी नीति किसने चली थी? वारेन हेस्टिंग। बंगाल की दोहरी शासन नीति रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर की लड़ाई में 1765 में इलाहाबाद की संधि की थी। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसमें पूछा है दोहरी, तो दोहरी किसने चलाई थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसमें गवर्नर द्वारा समाप्त किया गया। किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने, है ना। समाप्त करने के पूछ रहा, सॉरी, समाप्त करने, स्टार्ट की नहीं पूछ रहा। फिर मानव के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? अंतःस्रावी समझ सकते हो। अंतःस्रावी, बाह्य स्रावी नहीं कहते, बाह्य
है ना। तो बाह्य मतलब बाहर, है ना। अंतःस्रावी मतलब अंदर, हाथ के अंदर की जो नस है, अंतर कौन खून संचार करने वाली है। अंत अंतःस्रावी अंदर, है ना। अंतर्गत, है ना, जिसे कहते हैं। यकृत है, धमनियों वाला। अमाशय है, आवंटू ग्रंथ है, अमाशय है। बताना जरा, ये आपके साइंस का है। साइंस का है मानव परिसरण तंत्र। कौन सा है? मानव परिसरण तंत्र। आवट्टू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। नोट, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत तथा सबसे बड़ी कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि अमाशय, अग्नाशय। और थायराइड ग्रंथ मानव शरीर की सबसे बड़ी आंत है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? बड़ी आंत। सबसे बड़ी आंत कौन सी है? मैं इसके जरा लिख दे रहा हूँ। सबसे बड़ी हो गई और सबसे मिश्रित। बड़ी और मिश्रित, बड़ी प्लस मिश्रित, बड़ी प्लस मिश्रित। और अंतःस्रावी कौन सी है? अंतःस्रावी, अंतःस्रावी। 3 क्वालिटी हो गई। ठीक है, राइटिंग चक्कर में मत पड़ना, थोड़ा ध्यान से देना सीखना। ठीक है, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी क्या है? अंतःस्रावी, है ना। तो आप ये नोट कर सकते हो। ठीक है, या मैं नोट करा दे रहा हूँ। थायराइड, थायराइड, थायराइड। और सही से लिख रहे हैं ना। और अग्नाशय में मिलती है। ठीक है, आपको वो करना पड़ेगा। यकृत में मिलने वाली कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथ पूछ रहा है ना, सबसे बड़ी ग्रंथ। तो अंतःस्रावी पूछ रहा है, अंतःस्रावी। तो अंतःस्रावी ये वाली हो जाएगी, अंतःस्रावी ये हो जाएगी। और उसके बाद में अग्नाशय, अग्नाशय हो जाएगी, अग्नाशय। और बाकी वो बची, उसको अपने हाथ से कर लेना। ठीक है, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बालों का झड़ना विटामिन ए, विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन 12, विटामिन, पता है, बताया जाता है। कभी साइंस आपने पढ़ी होगी तो बोला जाता है विटामिन 1 से लेकर विटामिन 12 तक, है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एक तो 5 होता है, विटामिन B5 का ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और B12 है ना, आपने पढ़ा होगा, इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप आइडिया लगा सकते हो किसके कारण होता है, बताने की ज़रूरत नहीं। विटामिन 7, है ना, विटामिन 7 किसके बालों के झड़ने का कारण। फिर भारी जल का अणुओं का भार कितना होता है? भारी जल अणुओं का मतलब ये अणु बोले जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। जो जो भारी जल होता है उसका भार कितना, वजनता उसकी कितनी हो सकती है? भारी होगा 18, 20, 36 या 54। तो इसका क्या है? 20, है ना, 20 हो सकता है। इससे ज़्यादा फिर बर्फ हो जाएगी जब जम जाए। जो बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का निर्माण निम्नलिखित में से अम्ल का उपयोग किया जाता है बनाने में। किसका? बेकिंग पाउडर का। किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। ये होता है लैक्टिक अम्ल, नींबू में मिलता है। टार्टरिक अम्ल, खट्टा भी हो तो बोजोइक अम्ल। कौन सा है, बताना जरा। तो ये कौन सा है? टार्टरिक अम्ल, यानी खट्टा होता है, सी में। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? बताओ, मतलब कोई ऐसी वस्तु है जिसके जाते हुए बीच में कम होगी। जल में जाते हुए कम होगी, नीचे जाते जाते घट जाएगी। वायु में तो बहुत तेजी से चलती है। कांच में तो बहुत तेज होगी। निर्वात में वो भी बहुत तेज हो। तो कौन सा होता है, आइडिया लगा सकते हो? किसमें? कांच में उसे न्यूनतम हो जाती है, क्योंकि माना जाता है जब चलती है ना, तो इससे टकराकर क्या होती है? इससे टकराकर वापस हो जाती है ना, क्योंकि टकराती तो उसकी गति कम हो जाती है। निम्न में से कौन सी योजना महिलाओं सशक्तिकरण विकास से संबंधित नहीं है? क्या बात है, एम्पावरमेंट का क्वेश्चन अब दिया है।
इतना मस्त दोस्त क्वेश्चन है, मज़ा आ जाता है सच में। तो कौन सा है? महिला सशक्तिकरण योजना से संबंधित विकास नहीं योजना नहीं है, बताओ। अरुंधति, ममता, कुसुम, रूपाश्री योजना। कौन सा है? अनुच्छेद डी कौन सा है ये यार? किसमें आ गया? तो ये किसमें का आ गया? तो ममता योजना नहीं है इसमें, ठीक है, बाकी सभी हैं। फिर उसके बाद में ये इसका डायरेक्ट आंसर आ गया, कोई बात नहीं, फिर भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में महिलाओं के आरक्षण के लिए किसमें की गई है? तो वो तो आपको पता हो गया, 243(3)D में, ठीक है। फिर भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है बताना। शिलोंग है, इम्फाल है, अगरतला है, अमरावती। इम्फाल बताना किसकी राजधानी है? इम्फाल राजधानी किसकी है? कमेंट बॉक्स में बताना किसकी राजधानी इम्फाल है, ठीक है। और शिलोंग, अब ये बताओ। तो अमरावती है। 25वां किसका उच्च न्यायालय बना था? अमरावती उच्च न्यायालय, और स्थापना 2019 में हुई थी। अब बताना, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में विषय कितने हैं? 11वीं अनुसूची में पता है कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में विषय कितने हैं? 11वीं अनुसूची पता है? पंचायती राज व्यवस्था का है। कौन सा? पंचायती राज। 12वीं अनुसूची कौन सी है? 12वीं है नगर पालिका, है ना, नगर पालिका। जोड़े कब गए थे? 73वां संविधान संशोधन और 74वां में, है ना। 73 कब? 1993 में, है ना। महात्मा गांधी के सपनों का क्या था? भारत, है ना। तो बताना कौन सा है इसमें? कितनी अनुसूचियां हैं? 29। कौन सी हैं? 29। 22 तो होगा नहीं, भाषा है। 29। 24 में क्या है? 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है बताना। 32 में तो संविधान उसमें 32 के अगला संविधान की शरण आत्मा कहा गया है। 22 में क्या है? मजदूरी के लिए बच्चों को शोषण नहीं कारखानों में कराया जाएगा। किस क्षेत्र की जलवायु निम्नलिखित जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? किसी भी क्षेत्र में जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कौन से कारक? अगर जलवायु को कंट्रोल करना है, जलवायु मतलब कोई 1-2 महीने में नहीं घटती है, ठीक है, वो सदियों हो सकती चलेगी या कुछ भी, ठीक है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल सदियों तक कैसे चलती है? जैसे मौसम बदल गया हमारे यहाँ, अब 6-7 महीने क्या होगी? गर्मी ही गर्मी होगी। 6-7 महीने नहीं, 30-40 साल तक क्या होगी? गर्मी ही गर्मी होगी। ज़्यादा मात्रा बढ़ेगा, पानी की समय सीमा घट जाएगी बारिश की, तो ये या मौसम बढ़ जाएगा। तो कौन से? समुद्री से दूरी और ऊंचाई, महासागरी, इनमें कोई नहीं। तो ये का आइडिया आपको समझ में, इसमें कौन सा? इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि सभी प्रभावित करते हैं। समुद्र से दूरी और ये ऊंचाई प्रभावित नहीं करते हैं। पुस्तक जय प्रकाश तुम लौट जाओ कौन सी है पुस्तक? किसके द्वारा लिखी गई? जय प्रकाश तुम लौट जाओ। रंजना सिंह, उर्वशी भास्कर, ममता मेहरोत्री और ममता कलिया, कौन सी हैं? तो आप आंसर इसमें बता सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं अब होगी। तो पुस्तक जय प्रकाश तुम लौट जाओ किसकी है? ममता मेहरोत्रा। फिर निम्नलिखित में किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया है? मित्र मेला संघ श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, हरदयाल सोहन सिंह भाकना। तो कौन सा है? तो ये है विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन दोस्तों बचा है, और इसे वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, अपने दोस्तों को। और फिर आप लोग चेक कर सकते हो कि आप लोगों ने इतने दिन में पढ़ा, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, मज़ेदार हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले यार, पता तो लगे कि हम पढ़ा रहे हैं उनको
कुछ समझा पा रहे हैं, उनके काम में आ रही या नहीं आ रही। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से देंगे, उसको आपको सॉल्व करके बताना है। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रहने पर प्राप्त होता है, क्या होता है? क्लोरोफॉर्म हवा तथा सूर्य के प्रकाश रहने पर प्राप्त होता है, क्या होता है? फार्सीज, मस्टर्ड गैस और क्लोरोफिनाल, इनमें कोई नहीं, तो कौन सा है? फास्जीन है। कौन सा? फास्जीन। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़रा मुझे बताना। ठीक है, मैं आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन पर दे रहा हूँ, ज़रा मुझे बताना क्या सही आंसर है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तभी बता पाओगे। कौन सा है? तभी बता पाओगे। ठीक है, ये बताना। क्वेश्चन एक है, ये बताना कि नाथुला दर्रा कहाँ मिलता है या कहाँ पड़ता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है। ठीक है, और फिर एक पेन चेंज कर देता हूँ। फिर ये बताना, भारत में उत्तर में सबसे ऊंची या सबसे पहली, एक सेकंड, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ। भारत में उत्तर से पूर्व की ओर मिलने वाली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मिलने वाली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, ये हल्के में मत लेना क्वेश्चन। ठीक है, ये आपकी जियोग्राफी से हैं। ठीक है, और मैं अगर कराऊँ तो आपको ऐसे करा सकता हूँ, लेकिन आप लोग इतने क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ढूंढ के बताना कौन से हैं। ठीक है, जिसको पता तो बहुत बढ़िया, नहीं तो। और ये ध्यान रखना, क्या है, उत्तर से पूर्व साइड में सीक्वेंस से आपको बताना है, ये नहीं ऐसे वैसे बता देना। ठीक है, मैं आपको ज़रा नक्शा बताता हूँ। ये इस साइड में ऐसे कौन सी मिलती हैं ना, तो उत्तर से पूर्व की साइड में बताना है सीक्वेंस से सबसे पहली चोटी का क्या नाम है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को एंजॉय किए होंगे और मज़ा आया होगा। बताना कितने किसके क्वेश्चन सही हुए, और ये लाइक ज़रूर यार कर दो, लाइक करते इतना तो फ़र्ज बनता है, और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कितने सही हुए हैं। थैंक यू।